अराजकता अपनी चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष होते हुए मेरा पासपोर्ट बन के आया था। पहले सपा शासन काल में मेरा पासपोर्ट बन के आया था, मैं गया था देने के लिए तो 500 रुपए मुझे लगे। अभी मेरा पासपोर्ट बन के आया, थाने पे गया, मुझे 1500 रुपए देने पड़े, मुझे देने पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे हरिशंकर तिवारी जी, पूज्य दादा जी, हाथा से इनका तो पुश्तैनी दुश्मनी है भाई ब्राह्मणों से, पुश्तैनी दुश्मनी है। इन्होंने कभी गोरखपुर में किसी ब्राह्मण को बढ़ने नहीं दिया। उपेंद्र शुक्ला को देख लीजिए, शिवकांत शुक्ला को देख लीजिए, हरिशंकर तिवारी को देख लीजिए। अरे मठाधीश बाबा है, इनको दुश्मनी करने से क्या मतलब है भाई? हमने तो सोचा था एक सन्यासी से बड़ा ही राजा कोई नहीं होता। ये तो आ गए सीधे जात बिरादरी पे। शिक्षा विभाग में अध्यापक की भी कमी है, रेलवे में भी है, प्रशासन विभाग में भी है, लेकिन वैकेंसी के नाम पे यह सरकार की जो जीरो है। आज जो भी हो रहा है या किसी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष कहने पर नहीं हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही इशारे पर सब कुछ हो रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्या वास्तव में जो ब्राह्मणों की अवहेलना की जा रही है उनमें उनका अपना भी एक हाथ है? या क्यों नहीं, सीधे तौर पर हाथ नहीं, पूरा शरीर ही है, पूरा शरीर ही है। आपको तो मालूम होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे हरिशंकर तिवारी जी, पूज्य दादा जी, हाथा से इनका तो पुश्तैनी दुश्मनी है भाई ब्राह्मणों से, पुश्तैनी दुश्मनी है। इन्होंने कभी गोरखपुर में किसी ब्राह्मण को बढ़ने नहीं दिया। उपेंद्र शुक्ला को देख लीजिए, शिवकांत शुक्ला को देख लीजिए, हरिशंकर तिवारी को देख लीजिए। अरे मठाधीश बाबा है, इनको दुश्मनी करने से क्या मतलब है भाई? हमने तो सोचा था एक सन्यासी से बड़ा ही राजा कोई नहीं होता। ये तो आ गए सीधे जात बिरादरी पे। क्या वास्तव में जातिवाद इस समय चरम सीमा पर है उत्तर प्रदेश में? जब से मुझे जानकारी है, लगभग इस समय मेरी भी उम्र 45-46 साल हो गई है, इतनी जात बिरादरी मैंने कभी नहीं देखा। आज जातवाद अपने एकदम चरम पे है। अरे हम उस समाज के रहने वाले हैं, जब कभी किसी बेटी की बहन की शादी होती थी तो पूरा गांव आता था, पूरा गांव दूध दही माठा बिस्तर कंबल देता था अपना। खुद हम उपवास कर लेंगे लेकिन बारात आई है, दही वहां दे दो, दूध वहां दे दो, बिस्तरा वहां दे दो। लेकिन आज क्या है? आज जातिवाद एकदम अपने चरम पे है। क्या वास्तव में आज जो है प्रदेश में अराजकता और चोरी, लूट, डकैती, हत्या, ये भी वारदात बढ़े हैं? क्यों नहीं बढ़े हैं, क्यों नहीं बढ़े हैं बताइए आप। अराजकता अपनी चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष होते हुए मेरा पासपोर्ट बन के आया था। पहले सपा शासन काल में मेरा पासपोर्ट बन के आया था, मैं गया था देने के लिए तो 500 रुपए मुझे लगे। अभी मेरा पासपोर्ट बन के आया, थाने पे गया, मुझे 1500 रुपए देने पड़े, मुझे देने पड़े। आपको स्वयं देना पड़ा? मुझे स्वयं देना पड़ा। और तो जो थाने पे मैडम बैठी थी बोलती थी हमारे भी बाल बच्चे हैं, वो कैसे खाएंगे। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। बताइए अब भ्रष्टाचार कितने चरम पे है। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे थी, और मुझे ही रिश्वत देकर अपना पासपोर्ट लेना पड़ा। इसका मतलब आपने पहली बार पासपोर्ट बनाया, ये दूसरी बार आपने रिन्यूअल कराया रिन्यूअल पासपोर्ट। करवाया, तो रिन्यूअल कराने का भी आपको 1500 रुपए थाने पर रिपोर्ट लगाने के लिए देना पड़ा मुझे। क्योंकि पहली बार तो सारी प्रक्रिया पूर्ण रूप से करा दी जाती है, रिन्यूअल मतलब आपको फिर री कर दिया जाता है। तो इस समय भ्रष्टाचार और सारी चीजें एकदम चरम पर भी चल रही अरे हैं। आपको क्या बताया, हमारे बदलापुर तहसील से लेखपाल महोदय आए थे घरौनी बनाने के लिए। हमारे घर के पास में कुछ जमीन थी जो जीएसटी आबादी की थी, उन्होंने कहा 2 लाख रुपए दीजिए आपके नाम कर देता हूँ। बताइए आप, इस तरीके से लूट चल रही है। इस तरीके से लूट चली। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है। किसी सरकार में मैंने ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना वर्तमान सरकार में है। और शिक्षा विभाग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा की तो स्थिति ही मत पूछिए। आज मेरे हिसाब से, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी एग्जाम परीक्षा दिया पढ़ा है, आज शिक्षा जो है अपने सबसे निचले स्तर पे है।
शिक्षा जो हमारा शिक्षा का लेवल था, सपा सरकार में नीचे आई, बीजेपी सरकार में एकदम धरातल में आ गई शिक्षा। हमारे घर में बच्चे हैं, कोई बीकॉम किया है, कोई एमकॉम किया है, कोई एमबीए किया है, कोई बीटेक किया है, आज बैठे हुए हैं। अभी एक वैकेंसी आई थी अजय जी होमगार्ड की, जिसमें लगभग 15 लाख फॉर्म पड़े हैं एक होमगार्ड पद के लिए। अरे एक और हमारे मित्र हैं, और उन्होंने उसमें बीटेक, पीएचडी किया हुआ हाँ है, बीटेक पीएचडी किया हुआ है और फॉर्म डाले हैं होमगार्ड। होमगार्ड का मैंने देखा कि बीटेक करने वाले, नेट पीएचडी करने वाले होमगार्ड की फॉर्म डाल के परीक्षा देने के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करें, बताइए जबकि उसकी न तो कोई तैयारी होनी चाहिए, न तो कुछ, उसको डंडा लेके क्या तैयारी करना। आप बताइए, आज के समय में ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें वैकेंसी नहीं है? शिक्षा विभाग में अध्यापक की भी कमी है, रेलवे में भी है, प्रशासन विभाग में भी है, लेकिन वैकेंसी के नाम पे यह सरकार की जीरो है। एक मुद्दा बड़े सपा सरकार में बड़ी तेजी से उठा था कि शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया गया था। तो आप अब वो शिक्षा मित्र परमानेंट से इस सरकार में हटा दिए गए, इस पर क्या कहेंगे? अभी कहेंगे शायद हमारे ऊपर केस ना हो जाए। एक मंत्री का नौकर जो उनके कुत्तों के केवल पालता है, बिस्किट खिलाता है, घुमाता है, उसकी पगार 30,000 है और शिक्षा मित्र का मानदेय 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में क्या करेंगे? घर चलेगा? बच्चों को पढ़ा लेंगे? हाँ। उनको परिवार में और भी है ना, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, पति हैं। 10,000 रुपए में क्या होगा? और समय तो उतना देना है जितना और टीचर देते हैं। समय उतना देना है, कार्य भी उतना ही करना है। कार्य के आप देख लीजिए, आप रिकॉर्ड देखिए, 1,000 शिक्षा मित्रों ने पिछले 5 साल में आत्महत्या किया है। ऑन द रिकॉर्ड आत्महत्या किया है। अब आत्महत्या पर बात आई अजय जी, तो अभी कुछ बीएलओ का ये आरोप है कि बिना ट्रेनिंग दिए इन्होंने हमसे काम करवाया और जिसकी वजह से लगभग 20 से 25 बीएलओ कई प्रदेशों में मिला करके आत्महत्या कर ली। तो इसमें जो एसआईआर प्रक्रिया थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया पे हम तो जाना नहीं चाहते। एसआईआर प्रक्रिया कानून सम्मत है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो कार्य का बोझ है, बेचारा दूल्हा बना था, शादी किया, सुबह हम लोग कहते हैं खिचड़ी खाते हैं मंडप में बैठ के, वो भी नहीं खाया, ड्यूटी पे आ गया। दुल्हन मंच पे 7 फेरे के लिए खड़ी है, वहां बीएलओ पहुंच जाते हैं एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए। ये कार्य का जो बोझ है, हाँ, ये तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को डिस्टर्ब करती है ना। जब हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा तो गलत ही कार्य होंगे। आज हम आपको एक ऐसे सख्त मिलवाते हैं जो किसी पार्टी में जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे और एक अच्छे पद पर भी थे, और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आपने अपनी इस पार्टी को क्यों छोड़ा और आपने क्या उसमें कमियां देखी कि जो जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। और हमारे साथ जो हैं वो लगभग सभी किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये अच्छे पद पर भी पार्टियों में रह चुके हैं। और आइए हम बात करते हैं माननीय श्री अजय तिवारी से, और ये एक बूथ एजेंट भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अ, अजय जी बताइए, आखिर क्या रहा कि आपने अपने इस जिस पार्टी से आप बूथ एजेंट हैं, आपने उस पार्टी को छोड़ दिया? देखिए दिनेश जी, पहले हम आपको बताएं, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। हम आपको बताते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में पिछले 15 वर्षों से बूथ प्रभारी रहे हैं। पिछले 15 साल से? 15 वर्षों से बूथ अध्यक्ष भी रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मेहनत किया और आपको बता दें, हमारे बूथ अध्यक्ष रहते हुए आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, हमारे ग्राम पंचायत में पहला नंबर भारतीय जनता पार्टी का ही आता था, हम लोगों को मेहनत करने के कारण। तो आखिर क्या कारण रहा है जी, आप बताइए कि आप इस जिस पार्टी से आप 15 साल सेवा किए हैं और एक जमीनी स्तर से कार्य किए हैं, आज उसी पार्टी से आप विमुख क्यों हो रहे हैं? क्यों उस पार्टी को आपने छोड़ दिया? देखिए, आपको हम बताएं दिनेश जी, पार्टी हमने छोड़ा और छोड़ते वक्त मुझे इतना दुख हुआ कि हम कह नहीं सकते।
लेकिन आज जनता पार्टी सत्ता में है और अपने शिखर पे है। आज भारतीय जनता पार्टी में आप ब्राह्मणों की स्थिति देखिए, आज ब्राह्मणों की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में देखिए। हम 10% से लेकर 13% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है, हम्म। हमको 40 सीट मिलती है, और जो 3 से 5% है उनको 50 से 55 सीट मिलती है। उपेक्षा हुई ना ब्राह्मण समाज की। हाँ। और निचले स्तर पे आप आइए देखिए, हमारा विधायक चाहे जो भी हो, लेकिन आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपका कार्य नहीं होगा। अरे ब्राह्मण में तो उप मुख्यमंत्री भी हैं। अ, और आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं, ब्राह्मण को पद नहीं दिया गया, ब्राह्मण को एक अच्छा पद भी दिया गया है। बस यही एक कारण है, ब्राह्मण को पद दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उनके ओठों को सिल दिया गया, उनके ऊपर पीछे एक डंडा रख दिया गया कि जो रास्ता हम दिखाएंगे आप वही चलिए। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो जमीनी स्तर की बातें आप ऊपर तक पहुंचाते हैं। आप केवल मुझे एक सब बताइए, अगर उप मुख्यमंत्री पद ब्राह्मण को दिया गया, क्या जो उप मुख्यमंत्री पद पर ब्राह्मण बैठे हैं क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में कभी थे? उनको हमारे दर्द क्या मालूम होगा? बसपा से राजनीति किए, बसपा छोड़ के आ गए भारतीय जनता पार्टी में, इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे तो देखा जाए अजय जी, आप भी तो कभी समाजवादी पार्टी के अच्छे पद पर रहे। आपने अभी हमसे बात के दौरान बताया कि हम इसके पहले भी समाजवादी पार्टी में अच्छे पद पर थे, और समाजवादी पार्टी के लोगों की जो कार्यकर्ता, उनकी बात भी सुनी जाती थी। देखिए, समाजवादी पार्टी का मैं खुटान विधानसभा जब था, तो मैं खुटान विधानसभा का जो है समाजवादी पार्टी का महासचिव था, और कुछ ऐसे मतभेद हुए जिसके कारण मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ा। और रही बात सम्मान की, जो सम्मान अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी आज देती है वो कभी नहीं मिलता। मतलब ये है कि जो समाजवादी पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। क्या समाजवादी पार्टी भी, अब तो मैं देख रहा हूँ कि कभी वो पीडीए की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि अगड़े ठीक नहीं है, हम पीडीए को लेकर चलेंगे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी भी अवहेलना करती हो लोगों की? देखिए, राजनीति है, राजनीति में अगर कुछ आप इधर से कुछ उधर से नहीं बोलेंगे तो आपकी राजनीति नहीं चलेगी। और समाजवादी पार्टी में जब तक माननीय नेताजी थे, आप देख सकते हैं, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह रहे हों, चाहे विजय मिश्रा जी रहे हों, चाहे अमर सिंह रहे हों, आज समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा खिलाफत करती है धनंजय सिंह। वो भी कभी जो है हनुमान की तरह केवनहार थे समाजवादी पार्टी के लिए। माननीय नेताजी में जो गुण था वो सबको लेके साथ चलते थे। हाँ, इसी पर मेरा 2-3 प्रश्न और था, आपने पहले ही उस सबको ले आ दिया, तो मैं थोड़ा-सा इस पर भी जानना चाहता हूँ। क्या जिस तरह से बृजभूषण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुला सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से करना चाहिए उनको? क्या जो मामला है उन्नाव रेप कांड का, तो जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर का, तो उस तरीके से करना चाहिए क्या? देखिए, पहली बात, जो गलत है वो चाहे हमारा स्वजाति हो, चाहे हमारा मित्र हो, चाहे हमारा संबंधी हो, उसका साथ तो देना ही नहीं चाहिए। अगर कुलदीप सिंह सेंगर ने गलत किया नहीं था, कोर्ट ने उनको सजा क्यों दी? अपराधी साबित क्यों अब हुए? इसी के लिए तो वो कह रहे हैं बृजभूषण सिंह कि भाई कोर्ट ने उनको सजा दी और कोर्ट ने उनको राहत दी, तो कौन होते हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? कौन होते हैं जो इस तरीके से जाम कर रहे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं? तो तो वो तो वही, कोर्ट की ही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि कोर्ट ने सजा दिया और कोर्ट ने सजा को कम किया। कोर्ट ने सजा को कम किया, कोर्ट ने उनको सजा भी दिया। तो उन्होंने अपना जो उनको सजा मिली थी, अगर उसका 50% सजा वो काट लिए, उसके बाद अगर कोर्ट उनको बरी करती है, उनकी सजा को माफ करती है तो ठीक है। अभी उन्होंने 2/3 भी, 1/3 भी जो है सजा को पूरा नहीं किया है। तो अगर हम हल्ला नहीं करेंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो जो हमारे पिंजड़े की मैना है सीबीआई, हाँ। तो वो पिंजड़े में ही रह जाएगी।
तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। आपने देखा सबने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। आज सीबीआई उनकी जमानत, उनके सजा के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमारे बोलने का ये फायदा होगा। तो चलिए आते हैं बस इधर इस तरफ आते हैं कि क्या वास्तव में जो है अब बीजेपी कुछ दूसरे तरीके से बदल गई है, वो जमीनी कार्यकर्ताओं को भूल गई है। अब जैसे लोग जिस तरीके से जमीन पर काम करते हैं, एक एक वोटर के लिए आप घर घर उनको पार्टी की बातें बताते हैं, लेकिन उनकी अवहेलना करती है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि हमने जिस पार्टी को इतनी मेहनत से सींचा, जब हमारे यहाँ हमारा प्रत्याशी यहाँ विधानसभा में आता था 5,000 वोट पाता था, 5500 वोट पाता था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखा। माननीय हमारे आदर्श हमारे बड़े भाई श्री मनीष शुक्ला जी यहाँ से चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी का, उनको 5,500 वोट मिला था। हम तब से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हमने इतना मेहनत किया, आपको बताया था ना भी ना कि 15 साल में बूथ अध्यक्ष का बूथ अध्यक्ष रह गया। मेरे सामने आए कल के लड़के, मंडल उपाध्यक्ष मंडल महामंत्री तक बने, और हम 15 साल पार्टी के लिए जी जान लगा दी। हम बूथ अध्यक्ष के बूथ अध्यक्ष ही रह गए। और सबसे बड़ी बात, हमारी बातों को, अगर हम बूथ अध्यक्ष हैं, घर घर वोट मांग सकते हैं, तो हम घर घर की समस्याओं को भी सुन सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात आपने कहा। घर की समस्या, गांव की समस्याओं को सुनते हैं। सुन के अगर हम ऊपर तक जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती। मतलब आप जो जमीनी कार्यकर्ता होता है पार्टी में, उसकी अवहेलना इसी तरीके से की जा रही है। हमारी पूछ कब होती है? जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव आता है तो 2 महीने पहले से पूछ हो जाती है हमारी। हम भी बड़े नेता हो जाते हैं, गमछा टांग के चल दिए। तो अब क्या क्या सोचते हैं कि किस तरीके से पार्टी इन गतिविधियों को कर रही है? क्या उसे क्या सुधार करना चाहिए कि जो अपने बूथ लेवल के या फिर जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो उनसे लगे रहें? देखिए, जिस पार्टी में अपने बूथ लेवल जमीनी कार्यकर्ताओं सम्मान नहीं होगा, वह पार्टी एक दिन नगण्य हो जाएगी। क्या इस रास्ते पर बीजेपी आ गई है? बीजेपी पिछले 4-5 सालों से इस रास्ते पे चल चुकी है। बीजेपी इस रास्ते पे चल चुकी है। मतलब अब धीरे धीरे वो अपने चरम बिंदु से नीचे उतरना शुरू नीचे कर देगी। उतरना शुरू हो गई। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी में कभी अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की सुनी ही नहीं गई। वहां तो विधायक और सांसद की नहीं सुनी जाती, कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए। जो पार्टी अपने दम पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती थी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक विधायक है, उमाशंकर सिंह जी। उमाशंकर सिंह, वो भी अपने दम पे है, पार्टी के कारण नहीं है विधायक। ये भी सही कह रहे हैं। उनका अपना एक वर्चस्व है अपने क्षेत्र में। आप कांग्रेस देख लीजिए, कांग्रेस कहाँ थी, आज कहाँ है? अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान न करने के ही कारण। भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते चल चुकी है इस समय। भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरे थे, जिनको बचपन से हमने देखा, आज उनकी हालत देखिए। अयोध्या में सबसे फायर ब्रांड नेता थे विनय कटियार जी, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते थे। हाँ, आज उनकी हालत देखिए, कहाँ पहुंचा दिए गए। ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं जो ब्राह्मण वर्ग के हैं, बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये कहना नहीं चाहिए कि अब उन्हें जो है एक दूसरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि शायद ये कमजोर पड़ जाएं। तो वही किया जा रहा बहुत है ना। सारी चीजें जो है, चाहे वो ब्राह्मण नेता रहे हों या फिर चाहे ब्राह्मण विधायक रहे हों, उनकी अगर एक तरीके से देखा जाए तो अवहेलना हुई है। हुई है। जितने भी ब्राह्मण नेता थे सर्वमान्य ब्राह्मण समाज में, उनको आपने 5 साल के लिए राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल बनने के बाद उनका तो राजनीतिक करियर खत्म। राज्यपाल बनाने के बाद उनका राजनीतिक करियर खत्म। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेके कई प्रदेशों के जो ब्राह्मण नेता थे, जिन्हें हम हमारे समाज ने सर्वमान्य नेता माना था, वो राजनीति में रहेंगे तो हमारी आवाज को सुनेंगे। हाँ, उनको आपने उठा के राज्यपाल बना दिए। वो तो वहीं रह गए या फिर दूसरे राज्य चले गए या फिर
तो आप हम लोग आते हैं अपने अपने क्षेत्र में, जिस बदलापुर विधानसभा में, क्या यहाँ की स्थिति जिस तरीके से रमेश मिश्रा भी कभी-कभी बगावती सुर अपनाते हैं, वो भी अपनी पार्टी के लिए कभी न कभी उन्होंने बगावत के सुर बोले हैं, बातें की हैं, तो क्या वो किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं या फिर ध्यान देते हैं? देखिए, रही बात रमेश मिश्रा जी की, एक बहुत बढ़िया राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अच्छे स्वभाव के भी हैं। वो इस समय चमचों से या चाटुकारों से कहें तो घिरे हुए हैं अच्छा, आज मतलब के समय वो में। भी अब ज़मीनी स्तर के लोगों की बातों को सुनना कम पसंद कर रहे हैं। अगर ऐसी कमी होती ना तो हम जैसा एक अदना कार्यकर्ता उनसे नाराज क्यों होता? कहीं न कहीं यह कमी है। तो क्या है नाराज़गी का कारण? क्या आपकी जो बातें ऊपर तक पहुँचाई जाती हैं, उस पर अमल नहीं किया जाता? या फिर कहीं ऐसा नहीं कि आप जो है ये सोचते हैं कि हमें एक और ऊँचा पद मिले, मैं कब तक बूथ एजेंट के रूप में काम करूँ? देखिए, हमको पद की लालसा नहीं है। ब्राह्मण कभी पद के लिए नहीं मरा है कि हमको पद चाहिए, हमें पद की लालसा नहीं। हमारी समस्या ये है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में पार्टी के लिए जुटे हुए हैं, हुँ, अगर वहाँ का विकास कार्य नहीं होगा, वहाँ के लोगों को जो है स्थानीय लोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी, उसका निवारण नहीं होगा, तो हमें तकलीफ होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, तो मेरा प्रथम कर्तव्य है मैं अपने समाज के बारे में सोचूं। आज भारतीय जनता पार्टी का क्या स्तर भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण का रह गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये हमारे ब्राह्मण समाज से आते थे। भारतीय जनता पार्टी की नींव इन्होंने रखी।